नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं खुशी की और ख़ास तौर पर इस बात की कि हम ये अंदाज़ा लगाने में इतने ख़राब क्यों हैं कि भविष्य में हमें क्या चीज़ खुश करेगी। अक्सर ऐसा लगता है ना, कि बस वो एक चीज़ मिल जाए, कोई प्रमोशन या शायद एक नई गाड़ी, और फिर सब बढ़िया हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? इसी सवाल को समझने के लिए हमारे पास है डैनियल गिलबर्ट की जानी मानी किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। गिलबर्ट हार्वर्ड में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो आज हम इसकी एक हिंदी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा दिमाग भविष्य की खुशी की कल्पना करता कैसे है और कहाँ हमसे गलती हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा की शुरुआत होती है इंसान की एक अनोखी काबिलियत से, भविष्य के बारे में सोचना। इसे गिलबर्ट प्रोस्पेक्शन कहते हैं। और हम सोचते हैं कि कोई खास चीज़, जैसे मैंने कहा प्रमोशन या नई कार, मिलने पर तो भाई खुशी का जैसे बांध टूट जाएगा। पर समीक्षा कहती है, और शायद हम सब ने महसूस भी किया है, कि असलियत काफ़ी अलग होती है। बिल्कुल। और यहीं ये दिलचस्प सवाल उठता है कि हमारी जो सोची हुई खुशी है और जो खुशी हमें असल में महसूस होती है, उसमें ये फ़र्क क्यों आता है। समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है कि हमारी ये कल्पना करने की क्षमता, जो अपने आप में कमाल की है, वो हमें कभी-कभी थोड़ा भरमा भी देती है। हम भविष्य की एक तस्वीर तो बना लेते हैं, पर वो तस्वीर आप कह सकती हैं अक्सर अधूरी होती है। उसमें कुछ चीज़ें गायब होती हैं। हाँ, और ये अधूरी तस्वीर सिर्फ भविष्य की ही नहीं, समीक्षा ये भी बताती है कि हमारी यादें, जो हो चुका है, वो भी 100% सच्ची नहीं होती। हम उन्हें बदलते रहते हैं, है ना, अनजाने में ही सही, कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया। सही कहा, हमारी यादें फिल्टर हो जाती हैं। और ठीक वैसे ही जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो वो कल्पना भी हमारे आज के मूड, हमारी इच्छाओं, हमारी जो अधूरी जानकारी है, उससे रंगी होती है। दिमाग बहुत तेजी से खाली जगह भर देता है, पर वो अक्सर हकीकत से मेल नहीं खाती। अच्छा, एक बात जो मुझे समीक्षा में पढ़कर काफी चौंकाने वाली लगी, वो ये है कि हम भविष्य के बारे में सोचते वक्त अपने अभी के हाल से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे वो उदाहरण दिया है, अगर अभी बहुत तेज भूख लगी है तो हमें लगता है कि भविष्य में बस एक अच्छा सा खाना मिल जाए, वही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी। हाँ, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। मनोविज्ञान में इसे इफेक्टिव फोरकास्टिंग कहते हैं। हम अपनी भावनाओं का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं। और समीक्षा के मुताबिक गिलबर्ट का कहना है कि हम इस काम में बुरी तरह फेल होते हैं, बहुत ही खराब। हम न सिर्फ ये गलत अंदाजा लगाते हैं कि कोई चीज हमें कितनी ज्यादा खुशी या दुख देगी, बल्कि ये भी कि वो एहसास कितनी देर तक चलेगा। हम सोचते हैं हमेशा चलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। इसमें दो मुख्य गलतियां हैं जिनका जिक्र समीक्षा करती है। एक है इम्पैक्ट बायस। इम्पैक्ट बायस, अच्छा। हाँ, हम किसी घटना के असर को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बहुत बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। हम नई सिचुएशन के आदी हो जाते हैं। हमारा एक तरह का साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम होता है। और दूसरी गलती है फोकलिज्म। फोकलिज्म, ये क्या है? इसका मतलब है कि हम उस एक होने वाली घटना, मान लीजिए वो प्रमोशन, पर ही अपना सारा ध्यान टिका देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उस एक चीज के अलावा भी हमारी जिंदगी में रोज हजारों दूसरी चीजें चलती रहेंगी। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, मौसम कैसा है, ट्रैफिक मिला या नहीं, ये सब मिलके हमारी असल खुशी तय करती हैं, न कि सिर्फ वो एक घटना। तो अगर हमारी अपनी सोच, हमारी यादें, हमारी कल्पना, ये सब इतने भरोसेमंद नहीं है, तो फिर सही अंदाजा कैसे लगाया जाए? समीक्षा में गिलबर्ट के एक बहुत ही आप कह सकते हैं अनोखा सुझाव है इसके लिए। थोड़ा अटपटा भी लग सकता है शुरू में। हाँ, वो सुझाव ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई अनुभव कैसा होगा, मान लीजिए किसी खास जगह छुट्टियां बिताना या कोई नई नौकरी शुरू करना, तो अपनी कल्पना पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने के बजाय उन लोगों से पूछिए जो उस अनुभव से गुजर चुके हैं। लेकिन क्या दूसरों का अनुभव हमारे लिए उतना ही मायने रखेगा? सबकी पसंद तो अलग होती है ना। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। लेकिन गिलबर्ट का तर्क, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो ये है कि हम इंसानों के अनुभवों में जितनी हम सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा समानताएं होती हैं। किसी एक व्यक्ति की जो काल्पनिक उड़ान है, उससे कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है कई लोगों का वास्तविक औसत अनुभव। ये एक तरह से क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अटकलों के बजाय डेटा पर भरोसा करने जैसा है। दूसरों के अनुभव एक तरह का डेटा ही तो है। ये तो दिलचस्प नजरिया है। और अच्छी बात यह है कि समीक्षा के मुताबिक गिलबर्ट ये सब मनोवैज्ञानिक बातें बड़े मजेदार और आसान तरीके से समझाते हैं। किताब पढ़ना कोई भारी भरकम लेक्चर जैसा नहीं लगता। बिल्कुल।
समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि गिलबर्ट का लिखने का अंदाज बहुत ही आकर्षक है और उन्होंने अपनी बातों को साबित करने के लिए ढेर सारे मनोवैज्ञानिक प्रयोगों और रिसर्च का हवाला दिया है। जैसे वो लॉटरी जीतने वालों या किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हुए लोगों की खुशी के लेवल पर जो स्टडीज हुई हैं, हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। वो दिखाती हैं कि बहुत बड़ी अच्छी या बुरी घटनाओं का असर भी हमारी खुशी पर उतना लंबा नहीं टिकता जितना हम सोचते हैं। हम धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी नई हकीकत के आदी हो जाते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और समीक्षा से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली तो यही कि भाई भविष्य में क्या चीज हमें खुश करेगी, इसका अंदाजा लगाने में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। लिस्ट में जाना, राइट। दूसरी, अपनी कल्पना पर आंख बंद करके भरोसा करने से बेहतर है कि हम उन लोगों के अनुभवों से सीखें जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। हाँ, और शायद सबसे गहरी सीख ये है, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, कि सच्ची टिकाऊ खुशी शायद बाहरी चीजों को पाने में उतनी नहीं है जितनी इस बात को समझने और अपनाने में है कि हमारा अपना दिमाग कैसे काम करता है। ये जानना कि हमारी सोच हमें कहाँ सही रास्ता दिखाती है और कहाँ भटका सकती है। समीक्षा कहती हैं कि ये किताब उन सब के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है जो इंसानी मन को समझने में रुचि रखते हैं, या अपनी खुशी के बारे में थोड़ा वैज्ञानिक नजरिया जानना चाहते हैं, या बस अपने जीवन के फैसले थोड़ी और समझदारी से लेना चाहते हैं। और ये सब जानने के बाद यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि अगर हम रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों का अंदाजा लगाने में इतने कच्चे साबित होते हैं, तो फिर जीवन के जो वाकई बड़े फैसले होते हैं, जैसे करियर चुनना, शादी करना या कहाँ रहना है, इन सब में हम अपनी अंदर की आवाज या जिसे गट फीलिंग कहते हैं, उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। वाकई ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है। खैर, उम्मीद है आज की इस चर्चा से खुशी और हमारे सोचने के तरीकों के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें सामने आई होंगी।